अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और हमारी आज की जो क्राइम स्टोरी है ये एक मुख्तलिफ किस्म की क्राइम स्टोरी है। ये उन दिनों का वाक़या है जब मैं रोज़नामा जंग में क्राइम पेज का इंचार्ज था। तो एक रोज़ अखबार में खबर हमने देखी कि भगवानपुरा के इलाके में एक माँ बेटी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। जो माँ थी उसकी तकरीबन राउंड अबाउट 32-33 साल उम्र थी और जो उसकी बच्ची थी वो बिल्कुल छोटी शीर ख्वार जैसे बच्ची होती है। तो बच्ची को मारा बड़े दर्दनाक अंदाज से था कि बच्ची के गले में फंदा डाल के घर में एक चारपाई थी, उसके साथ वो फंदा जो था लटकाया गया था और जो वालदा थी उस बच्ची की उसको भी जो है ना तशद्दुद के बाद हलाक किया गया था। और घर से बहुत सारा सामान और चीज़ें जो होता है ना वो भी साथ में जो चोरी कर ली गई थी या उठा ली गई थी। इस वाक़या की एक छोटी सी खबर लगी तो मुझे भी बड़ा तजस्सुस हुआ। तो मैंने इस पे काम थोड़ा-सा किया तो पता चला कि उसका जो मियाँ है इस वारदात के जिस खातून के साथ हुआ था वही मुद्दई था। तो 2-4 दिन गुज़रे, बल्कि कुछ ज़्यादा दिन गुज़रे तो मैं एक रोज़ बैठा था अपने ऑफ़िस में, तो मुझे नीचे जंग के रिसेप्शन से फ़ोन आ गया कि एक शख़्स है वो अपनी एक बेटी के साथ आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा है। तो मैंने कहा कौन है बात कराएँ। बात कराई तो उसने कहा मेरा नाम जमील है और मैं आपका जो फ़ीचर है पढ़ता रहता हूँ क्राइम के, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने ऊपर अपने ऑफ़िस में बुला लिया, तो वो मेरे पास जैसे ही कमरे में एंटर हुआ ना तो मैंने कहा बैठे, तो बैठते साथ ही उसने ना रोना शुरू कर दिया, आंसू बहाना शुरू कर दिया। तो मेरा नाम लेके कहता है इजाज़ भट्ट साहब, मैं आपके फीचर क्राइम के पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है, मेरे बारे में भी आप कुछ लिखें। तो मैंने उसको पानी पिलाया, हेल्पर को कहा कि चाय लाओ, चाय रखी उसके आगे। तो इस दौरान ना वो हिचकियाँ लेके जैसे रोता रहा। उसके साथ एक बच्ची थी तकरीबन 6 साल की, वो भी बड़ी परेशान सी होके तो अपने जैसे वो साथ चिमटे, तो मुझे पता चला कि वो उसकी बेटी है। तो वो अपने पापा को ऐसे देख के तो बड़ी परेशान हो गई। तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए इत्मीनान दिलाया, फिर बैठा, मैंने कहा बताओ क्या मामला है तुम्हारा। तो उसने कहा कि ये थोड़े दिन पहले जो एक कत्ल हुआ था ना माँ बेटी का, वो खातून मेरी बीवी थी और वो जो बच्ची थी वो मेरी दूसरी बेटी थी। तो मेरे साथ ये बड़ा जुल्म हुआ है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे सारी स्टोरी शुरू से बताओ। तो उसने मुझे बताया कि मैं जो है ना कुछ अर्सा कबल सऊदीया चला गया था, इस दौरान मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई। ये जो बड़ी बेटी है, पहले हमारे यहाँ कोई तकरीबन 8-10 साल औलाद नहीं हुई। तो ये जो बड़ी बेटी है ये मैंने अपने जो बड़ा भाई है कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी दे दी थी कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही तो तुम ये बेटी मेरी ले लो। तो जब ये बेटी तकरीबन 5 सवा 5 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे भी बेटी दे दी। तो वो जो मेरी दूसरी बेटी शीर खां थी, उसी बेटी को, जो मेरी सगी बेटी थी, उसी बेटी को तो मेरी बीवी को ना किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और मेरे घर से कुछ जेवरात थे थोड़े से और साथ में पैसे थे कोई 1.5-2 लाख, और उसके अलावा मेरे घर की रजिस्ट्री थी और बहुत सारी और चीज़ें भी ऐसी ज़रूरी कीमती थी, वो कोई उठा के ले गया। तो मैंने कहा तुम्हें किसी पे शक है। उसने कहा जी, सीधा ही उसने कहा कि पंजाबी में जैसे कहते, कहता मेरा जो सांड हुआ है ना उसका जो दामाद है और उसकी जो बेटी है वो कुछ दिन पहले मेरे घर आए थे। तो उन्होंने, क्या नाम है, वो कमेटी के पैसे थे तो वो मेरी बेगम के पास, तो उन्होंने देख लिया। तो मुझे शक है कि उन्होंने न मारा हो। तो मैंने पुलिस को बता दिया, लेकिन पुलिस ने उनको 2-3 दिन अपने पास मेहमान रखा है और पुलिस कोई उनसे ना निकाल नहीं रही। तो मैंने उससे जो पूछा, फिर वहाँ भगवानपुरा में जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था उससे गुफ्तगू की। फिर जो वहाँ एक एएसपी थे, पेशावर के थे और बड़ा उनका लहजा वो पठानों वाला, तो उनसे भी मैंने सारी मालूमात ली। और फिर मैंने एक दांसू सा फीचर लिखा कि माँ बेटी को इतने खतरनाक हालात में कत्ल कर दिया गया है, लेकिन मुलजम जो है ना वो पुलिस नहीं पकड़ सकी और पुलिस अब कई हफ्ते गुजरने के बावजूद नाकाम है। तो मेरा जब फीचर छपा तो वो एएसपी साहब का मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा आपने हमारे बारे में बड़ा जो है ना वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि पुलिस मुलजमों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो हम इस केस को स्टडी किया हुआ है, इसके पीछे लगे हुए हैं, हमें कुछ क्लू भी मिले हैं। तो बहुत जल्द हमें लगता है कि हम मुलजम तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने रूटीन का समझा, मैंने कहा एसपी साहब आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं बात, लेकिन असल बात तो तब है कि जब मुलजम पकड़े जाएं और उनको करार वाकई सजा मिले तो फिर हम समझेंगे
कि ये आपने कोई काम किया है, वरना तो हमारा जो फीचर है वो स्टैंड कर रहा है। बहरहाल ये टाइम गुजर गया। उसके कोई चंद हफ्ते के बाद ना वही शख्स जो जिसका नाम जमील था, तकरीबन 37-38 साल उसकी उम्र थी, तो वो दोबारा मेरे पास आ गया। इस दफा उसके साथ बेटी नहीं थी, तो वो मेरे पास आके बैठ गया। फिर मैंने चाय शाय पिलाई उसको, बिस्किट वगैरह भी खिलाया कि थोड़ा सा इसको दिलासा हो जाए, इसकी बीवी कत्ल हुई है, इसके बेटी हुई है। तो उसने फिर से मैंने आगे ना ऐसे रोने वाला अंदाज करके उसने कहा जी पुलिस कुछ नहीं कर रही, और पुलिस अब कभी मेरी इंटेरोगेशन शुरू कर देती है, पुलिस को आप समझाएं। तो पुलिस जो है ना मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर रही है। और जो मैंने अपने वो जो सांडू का यानी ब्रदर इन लॉ का जो ना बताया था, बेटा और बेटी और दामाद, तो उनको भी उन्होंने छोड़ दिया पुलिस ने। तो अब मुलजम ही छोड़ दिए हैं, तो मेरी बीवी के कातिल कैसे पकड़े जाएंगे। मैंने उसको थोड़ा सा दिलासा दिया, और कोई तकरीबन 1 घंटा के करीब वो मेरे पास बैठ के ना चला गया। मुझे फिर बड़ा अफसोस हुआ कि एक शख्स की बीवी और बेटी कत्ल हुई है इतने दर्दनाक हालात में, लेकिन मुलजम नहीं पकड़ा जा रहा। तो मैं उसके बाद अपने रूटीन के कामों में लग गया। एक रोज मैं बैठा हूँ, तो मुझे फोन आया। मैंने फोन उठाया तो पता लगा वही एएसपी साहब जो है ना वो फोन कर रहे हैं। तो मुझे अपने पेशावरी लहजे में कहते हैं, भट्ट साहब अब आपने हमारे पास जरूर आना है, अब हम आपको बताएंगे कि असल मुलजम कौन है। मैंने कहा जी आपने वो मुलजम पकड़ लिया? उन्होंने कहा जी माँ बेटे का मुलजम पकड़ लिया। मैंने कहा कौन है? कहते नहीं ऐसे नहीं, अब आप अपना कैमरा मैन लेके आए हमारे पास, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे और मुलजम से भी मिलाएंगे। मैंने कहा चलें जी मैं आ जाता हूँ। मैंने फौरी तौर पे कैमरामैन का पता किया, तो वो नहीं था। तो मैंने अपना कैमरा पकड़ा, मेरे पास डिजिटल कैमरा भी था। मैं गया तो मैंने कहा तस्वीरें वहीं उतार लेंगे। और मैं उनके पास पहुंच गया। एएसपी साहब ने मेरे जाते ही चाय शाय का बड़ा इंतजाम किया। मैंने कहा सर ये चाय वगैरह छोड़ें, आप मुझे मुलजम से बुलाएं। मुझे बड़ा इश्तियाक है कि जिसने माँ बेटी को इतने दर्दनाक अंदाज से कत्ल किया, उससे तो मैं मिलूं कि कौन ऐसा सख्त मजाज और सख्त गिर ऐसा मुलजम था कि एक शीरखार बच्ची को उसने फंदा देकर लटका के मार दिया। तो कहते जी आ जाता है मुलजम आ जाता है, चाय तो ले। मैंने कहा नहीं चाय हम बाद में लेंगे, पहले मुलजम को बुलाएं। लो जी, उन्होंने कहा जाओ भी इंस्पेक्टर को ऑर्डर किया कि उसको लेके आओ। थोड़ी देर के बाद ना मैं एएसपी की तरफ मेरा मुंह था, तो मेरी बैक साइड पे दरवाजा था। तो ये हुआ कि पीछे से ना मुझे हथकड़ियों की और बेड़ियों की ना छनछनाहट सी महसूस हुई। तो कहते ले जी भाट साहब आपका मुलजम आ गया है। मैंने जैसे पलट के देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये मुलजम है? उन्होंने कहा जी भाट साहब यही मुलजम है। मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई। वो पता कौन था? वो वही शख्स जमील था जो 2 दफा रोजनामा जंग के मेरे ऑफिस में डेवस रोड मेरे पास आया था। मेरे पास से चाय शाय पी के गया और मैं उस पर तरस खाता रहा। तो पता चला कि उसी शख्स ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को कत्ल करके डकैती का रंग दिया था। अब मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि इस मुलजम ने कैसे किया। मैंने कहा जी पहले मैं इसका इंटरव्यू करूंगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप करें, इसका इंटरव्यू डिटेल से करें। तो मैंने कहा मुझे अलग कमरे में ना इससे मिलाएं। वो मैं फिर अलग कमरे में उसके साथ सारा इंटरव्यू किया। फिर वापस आया, एएसपी से भी पूछा कि आपको कैसे शक हुआ। फिर वो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था तो उनसे मैंने पूछा। वो इन्वेस्टिगेशन अफसर ने बल्कि मुझे कहा, कहता है भाट साहब मैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने ये स्पेशल कोर्सेज किए, मैं इस मुलजम के पीछे शुरू से लग गया था, लेकिन हमें सबूत नहीं मिल रहे थे। जैसे जैसे हमें सबूत मिले तो वो सारे हमने इकट्ठे किया। हमने कहा कि कच्चे सबूतों से नहीं इसको पकड़ना। बहरहाल उन सब का मैंने इंटरव्यू किया। तो जो कहानी सामने आई, असल जो कहानी, वो मैं आपको उनकी जबानी सुनाता हूँ। हुआ ये कि ये जो जमील था ना, इसकी जब शादी हुई ना तो इनके यहाँ कई साल तक जो है ना वो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो जब बच्चा पैदा ना हुआ तो इनकी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी थी और फैमिली की तरफ से भी यानी अरेंज मैरिज थी, और इनकी खुद भी वो इसकी रिश्तेदार थी, लव अफेयर वाला भी मामला था। लेकिन ये कुछ साल जैसे गुजरते गए तो इसकी बीवी ने कहा कि हमें कोई थोड़ा सा ऐसे अपना इलाज भी करवाना चाहिए। पहले ये मानता नहीं था, फिर ये कुछ डॉक्टरों के पास गए, हकीमों के पास गए, कहता फिर भी हमारे यहाँ औलाद ना हुई। तो औलाद ना हुई तो मेरे भाई ने कहा कि भाई ऐसा है कि आपके घर में औलाद नहीं, दोनों मियाँ बीवी हो, तो आप ऐसा करो कि मेरी जो अब बेटी हुई उसकी और भी बेटियां थी, तो ये जो मेरी बेटी हुई है ना ये आप ले लो। तो इन्होंने कहा आप हमें लिख के देंगे। फिर कहता हमने लिखवा लिया, बेटी हमारे पास आ गई, हमने उसको यानी पालना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो वो स्कूल भी जाने लगी। इस दौरान क्या हुआ, कहता है कि मुझे सऊदीया में ना एक बड़ी अच्छी मुलाजमत मिल गई। तो कारपेंटर था वो बड़ा अच्छा।
तो कहता है मैं वहाँ चला गया और मेरी अच्छी खासी यहाँ यानी इनकम होना शुरू हो गई। मैं पैसे पाकिस्तान भेजता रहा। पाकिस्तान जब पैसे भेजता रहा तो चंद साल के बाद ना वो जो मेरी बड़ी बेटी थी तो वो तकरीबन 4 साढ़े 4 साल की हो गई हुई थी। तो मैं वापस आया इस दौरान। तो इस दौरान मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अगले साल से ना यानी बिल्कुल ये वाइंड अप करके तो पाकिस्तान आ जाता हूँ, क्योंकि हमने कोई पैसे जमा कर लिए हैं तो हम यहाँ ज़िंदगी गुजार दें। उसने कहा ठीक है। तो वो कहता फिर मैं वापस चला गया। इस दौरान क्या हुआ कि मेरी बीवी ने एक प्लाट खरीदा, वो प्लाट पे मकान बनाना शुरू कर दिया और मुझे वो तस्वीरें वगैरह भेजती रहती। उसने जब मकान तैयार कर लिया तो इस दौरान मुझे ये भी पता लगा, मेरी बीवी ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि तुम बाप बनने वाले हो। तो मुझे कुछ यकीन ना आए, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो कहता कि उसने, मेरी बीवी ने कहा कि अल्लाह ताला का करना है, कि हमने कुछ इलाज वगैरह भी कराया था तो ये मामला अल्लाह के करने में है। तो कहता मैं वापस आया, मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई थी ये दूसरी, इसका मैंने नाम शीज़ा रखा। मुझे बच्ची बड़ी प्यारी लगती थी। तो लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा वसवसा था कि ये इतने साल के बाद मेरे यहाँ कैसे बेटी पैदा हो। तो मैंने 2-3 दफ़ा अपनी बीवी से झगड़ा भी किया कि तुम मुझे असल बात बताओ। तो वो कहती थी कि मैं आपको कुरान पाक पे हलफ देती हूँ कि ये आपकी बच्ची है। तो कहता है मेरे ज़हन में ना वो शक जा, दूसरे मेरे ज़हन में ये शक आ गया कि जो मेरी बीवी है इसने जो प्लाट लिया था वो मैंने सारी रकम भेजता था, मेरे नाम पे प्लाट लेने की बजाय अपने नाम पे ले लिया था। तो मैंने उसको कहा ये क्यों किया तुमने किया। तो वो मुझे कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्री जो है ना अपने नाम ट्रांसफर करा लें। लेकिन मुझे इन दोनों चीज़ों से ना मुसलसल शक रहने लगा। तो जब शक रहने लगा तो 2-3 दफ़ा हमारा झगड़ा भी हुआ। तो इस झगड़े के दौरान मेरी बीवी ने एक दो दफ़ा मुझे कुरान पाक पे बाकायदा ला के कहा कि ये तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्ची है, तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता। कहता लेकिन मामला इसी तरह चलते रहे। जब मामला चलते रहे तो एक रोज़ क्या हुआ कि मेरी बीवी ने ना सुबह के टाइम ना नाश्ता बना रही थी, तो एक रोटी उन्होंने पराठा बनाने के लिए तवे पे रखी अभी। तो मैं अंदर गया, मैं गुस्से हो गया, इससे कर रहा था बात, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। मैंने कहा ये मेरी बच्ची नहीं, ये नाजायज़ बच्ची है। कहता उसी गुस्से में मैं अंदर सहन में गया तो वहां ना कपड़े धोने वाला वो जो डंडा पड़ा होता है, मैंने वो उठाया। मेरी बीवी का रुख दूसरी तरफ था। मैंने पीछे से 1 2 3 हिट की और मेरी बीवी जो है ना वो लहू लुहान होकर नीचे गिर गई। तो वो मेरी तरफ देखने लगी, कहती ये तुमने क्या किया है। कहता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मैंने उसको कहा कि ये खुद बताता है कि मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है तो तुम्हारा यही है। उसने कहा मैं तुम्हें मरते वक्त कोई बंदा झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हें इस हालत में भी कह रही हूँ कि वो बच्ची तुम्हारी है, तुम उसका वो जो कहते हैं डीएनए वगैरह करा लो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कहता लेकिन मेरे पे ना वो उस वक्त जैसे कत्ल का भूत सवार था। मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने ना क्या किया कि उसका ही जो दुपट्टा है ना वही उसके गले में डाल दिया। तो मैं उसको दबाने लगी तो दबाने लगा ना जब, तो उसकी थोड़ी सी आंखें उबली ना, तो एकदम उसने ना चीखने की बजाय ना मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। कहती है तुम मुझे बेगुनाह कत्ल कर रहे हो और मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर तुमने मुझे कत्ल किया तो बचोगे तुम भी नहीं, और मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि तुम्हारा जो है ना वो पकड़ होगी, वो बड़ी सख्त पकड़ होगी। तो कहता है मैं भी आगे से ना कहका लगाया, क्योंकि मेरे पे उस वक्त कहता है वो जैसे कोई शैतान सवार था। तो मैंने कहा अब तुम्हें कौन बचाएगा, यहाँ तुम और मैं हूँ, और कौन है जो तुम्हें बचाएगा। अच्छा इस दौरान उसने मुझे ये भी बताया कि जो बड़ी बेटी थी वो 6 साल की स्कूल चली गई थी, मैं उसको स्कूल छोड़ आया हुआ था। छोटी बेटी अंदर लेटी हुई थी, यानी अंदर कमरे में डाली थी, वो क्योंकि शीश ख्वार थी, दूध पीने वाली थी, तो वो सोई हुई थी। तो इसने कहा कौन तुम्हें बचाएगा। तो कहता है मेरी बीवी ने ना ऐसे देखा दाएं बाएं तो तवे पे उसने रोटी रखी हुई थी। तो उसने कहा ये रोटी तुम्हें पकड़ाएगी। तो मैंने कहा ये रोटी कैसे पकड़ाएगी। अब मुझे नहीं पता था कि वो क्यों कह रही है ये। तो मैंने कहा ये रोटी तुम्हें बचाएगी। तो मैंने क्या क्या लगाना शुरू कर दिया और मैंने पूरे जोर से ना उसका गला दबा दिया और उसकी जान निकल गई। जब उसकी जान निकल गई तो इस दौरान वो मैं देखा रोटी थोड़ी सी ना जल गई। तो मैंने जल्दी जल्दी चूल्हा बंद किया और अभी ये मामला चल ही रहा था कि अंदर से ना वो छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ें आ गई। मैं कमरे में गया, जब मैंने जाके देखा छोटी बच्ची को तो वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर रही थी, यानी रोती रही थी। तो मुझे एकदम उस पर भी गुस्सा आया। मैंने कहा तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया, तू नाजायज औलाद है। तो कहता वो सारा गुस्सा मेरा ना उस बच्ची की तरफ ट्रांसफर हो गया। मैंने उस बच्ची को भी ना वही दुपट्टा खींच के लाया और बच्ची के गले में भी डाला और बच्ची का भी गला मैंने ना
दबाना शुरू कर दिया। और वो छोटी सी बच्ची थी, थोड़ी देर के बाद उस बेचारी नन्ही परी परी की भी ना जान निकल गई। जब वो हो गया तो मैंने कहा अब मैं इसको सारे मामले को टैकल कैसे करूं। तो कहता है एक दफा मैंने, क्योंकि अखबारात में पढ़ता था और मुझे उसने बकायदा कहा, कहता यार भाट साहब मैं आपके फीचर भी पढ़ता था, तो उसमें भी मैंने बड़े तरीके सीखे थे कि भाई कैसे कैसे मुलजम बचने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये तरीका आया कि अगर मैं इसको डकैती का रंग दे दूं ना तो मैं बच सकता हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, मैंने कहा कि मेरे ऊपर शक ना है, ऐसे लगे कोई बड़े सख्त किस्म के मुलजम थे, बड़े सख्त गिर मुलजम थे। मैंने इस बच्ची के गले में जो फंदा डाल उसको नाट दी, और दोनों सिरे जो थे ना वो सहन में चारपाई पड़ी थी उसको कमरे में लाया, चारपाई के साथ वो दोनों सिरे उसके बांध दिए, और बच्ची ऐसे जैसे झूलने लग गई ना फंदे के साथ। और बीवी के पास में गया, वो पहले ही खत्म हुई थी। अब मैंने देखा कि मैं कैसे निकलूं। कहता अभी उस वक्त 8:30 पौने 9 का टाइम था। मैंने क्या किया कि एक और मैंने इंग्लिश फिल्म देखी थी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लकड़ी का दरवाजा होता है ना, अगर उसके दरमियान में थोड़ा सा तौलिया टाइप का कोई कपड़ा गीला करके रख देना और उसको बाहर से खींचें तो दरवाजा ऐसे ही लॉक हो जाता है कि जैसे अंदर से कुंडी लगी हुई। कहता मैंने एक तौलिया गीला किया, वो दरवाजे के दरमियान में रखा, दरवाजे को जोर से बंद किया, दरवाजा लॉक हो गया। वो मैं वहां से देख के दाएं बाएं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मैं वहां से रफू चक्कर हो गया। वो कहता मेरा जो ऑफिस था जहां मैं इन दिनों काम कर रहा था, उस ऑफिस में थम वो लेते थे, बायोमेट्रिक होता था। तो मैं वहां गया, वहां जाके मैंने जाके अपना बायोमेट्रिक किया, मैं अपना काम में लग गया। और उसके बाद जो है ना मैंने ये सारी प्लानिंग की। यहां से मैंने एएसपी को पूछा कि आपको कैसे इस पे शक हुआ। वो कहते 3 वजूहत की वजह से। मैंने कहा कैसे। क्योंकि मुलजम मुझे कहा था कि ये सारे मेरी परफेक्ट सारा तरीका कार था, इस वजह से पुलिस पहले 1-2 महीने तक मुझे मेरी तरफ किसी ने शक ही नहीं हुआ था। अब मुझे नहीं पता चला कि इनको कैसे मेरे पे शक पड़ा। अब ये मामले का जवाब देना था एएसपी ने। एएसपी को मैंने पूछा कि आपको कैसे। कहते भाट साहब जब आपने वो फीचर लिखा था ना उसके कुछ दिन के बाद ना, अगले दिन ही बल्कि मैंने इसको अपने ऑफिस में बुलाया, ये हमारे पास आया। जब ये आया तो मैंने कहा इससे कोई नई मालूमात लेते हैं ताकि मुलजमों का पता चले। तो मैंने इसको सोफे के पे बिठा दिया। इस दौरान मेरा एक और एएसपी दोस्त ना मुझे मिलने आ गया, हम बातचीत करने लगे। मेरे दोस्त ने एक वाक्य सुनाया जिसपे मैंने ना कहका लगाया, मेरे दोस्त ने कहका लगाया। अचानक मेरी नजर इस मुलजम पे पड़ी ना, तो मैंने देखा तो ये भी ना हंस रहा था, खिलखिला के हंस रहा था। मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मैंने कहा यार इसकी बीवी भी कत्ल हुई है, इसकी बेटी भी, इस हालात में तो इसको बिल्कुल संजीदा रहना चाहिए। ये हमारे लतीफे सुन के तो हंस खेल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने कहा हो सकता है बंदा जल्दी भूल भी जाता है। तो एक तो ये चीज हुई। दूसरी क्या हुई कि मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को कहा कि इसकी जो फोन कॉल है ना उनको खंगालो। तो उन दिनों में इतना एडवांस तरीका नहीं था कि फौरी तौर पर कॉल निकल आए। उन दिनों में पहले वो जो मुतलका फोन मोबाइल फोन कंपनी होती है उनको लिख के देना पड़ता, यानी लंबा एक प्रोसेस। उन्होंने वो प्रोसेस मुकम्मल किया, पूरी लिस्ट निकाली। जब लिस्ट निकाली तो सारा रूटीन में नजर आया, एक कॉल जो है ना वो फैसलाबाद की नजर आई, उसी रोज की जिस रोज ये कत्ल हुआ। वो एएसपी ने कहा कि मैंने अपने इंस्पेक्टर को कहा कि ये चेक करो, ये फैसलाबाद की जो कॉल है, यानी फोन कॉल करके पता चला कि ये फैसलाबाद का नंबर है। उसको दोबारा कॉल की गई तो उसने कहा जी मेरा नाम सगीर है। तो उन्होंने कहा कि आपका लाहौर में कोई रिलेटिव रहता है। उसने कहा मेरा भाई जमील रहता है। तो वो जमील ये मुलजम ही था। उन्होंने कहा तुम्हारे भाई ने तुम्हें कितने बजे फोन किया था। उसने कहा मुझे ना तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब था। तो हमने वो टाइमिंग देखी तो वाकई वो था। हमने कहा कि ये तो सारा मामला ही गड़बड़ है, कैसे। वो कहते हैं कि जब इसने कत्ल किया ये करके चला गया, 1:30 बजे तक किसी को शक नहीं पड़ा। 1:30 बजे इसकी बच्ची को, जो स्कूल से करीबी स्कूल में जाती थी, वहां छुट्टी हुई, उसको आने में 2 घंटे आधा घंटा लगा। वो 2 बजे घर पहुंची, घर आके वो दरवाजा खटका रही थी। दरवाजा काफी देर वो खटकाती रही क्योंकि दरवाजा वो इसने बंद किया होता। अब क्या हुआ कि महल्लेदार इकट्ठे होना शुरू हो गए। एक महल्लेदार उस बच्ची को अपने घर ले गया। उसने कहा कि भाई इसकी माँ कहीं गई होगी काम या कोई चीज खरीदने, तो आ जाएगी। 1 घंटे बाद तकरीबन 2:30 से 3 बज गए ना जब, तो उन्होंने कहा इसकी वालदा तो आई नहीं। वो फिर बाहर आए तो फिर उन्होंने कहा ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। तो ये करते करते महल्लेदार भी इकट्ठे हो गए। तो किसी ने कहा कि दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का लगाया, दरवाजा खुल गया। जब दरवाजा खुला तो अंदर गए तो अंदर मंजर ही बड़ा खतरनाक था। माँ भी पड़ी हुई थी, बेटी लटकी हुई, तो उन्होंने शोर मचा दिया। पुलिस आ गई। पुलिस कह रही कि हमें, महल्लेदार ने बताया कि सबसे पहले महल्लेदार को तकरीबन 3:15 3:30 के बाद पता चला कि इस घर में कोई नहीं है। उसने दरवाजा खोला, फिर लाश का पता लगा। लेकिन मुलजम जो है
उसने 2:30 बजे अपने भाई को फोन कर दिया हुआ था, 2, सवा 2, 2:30 बजे के दरमियान। अब उन्होंने कहा कि ये इसने तुम्हें फोन पे क्या कहा, तो उसके भाई को भी पुलिस पकड़ के लाहौर ले आई। तो उस भाई ने कहा कि इसने मुझे 2:30 बजे ही तकरीबन जब फोन सवा 2 बजे किया था, तो इसने मुझे कहा कि तुम्हारी यार भाभी को और भतीजी को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो तुम लाहौर आ जाओ। तो मैं उधर से जल्दी जल्दी अपनी छुट्टी ली और मैं लाहौर के लिए रवाना हो गया। अब पुलिस ने इसको पूछा कि तुम्हारे सारे मोहल्लेदारों को तो 3:30 बजे पता लगा, 4 बजे तक तुम्हें फोन किया इन्होंने, तो तुमने 2:30 बजे अपने भाई को कैसे फोन कर दिया कि तुम्हारी बीवी कत्ल हो गई। यहाँ आके ये पकड़ा गया। जब इसका थंब इंप्रेशन देखा तो इसने कहा 8:30 बजे आता हूँ, वो भी निकला 9:30 बजे का। और फिर दफ्तर वहां से जो है अपने ऑफिस से भी ये 2:30 बजे फोन करने के बाद छुट्टी लेके निकल आया। इसका आउट भी 2:30 बजे का लगा। वो कहते हैं ये सारा मामला तुमने 1 घंटे पहले कैसे अर्ली कर लिया कि तुम्हारी बीवी कत्ल हो गई है, तुम्हें कैसे पता चला। यहां आके ये फंस गया। जब फंस गया, उसके भाई का भी जब सबूत हो गया, तो फिर उन्होंने थोड़ी सी इसकी लितर परेड की, तो ये फौरी तौर पे मान गया कि ये सारी प्लानिंग मैंने इसलिए की थी कि मुझे ये था कि लाहौर में मैं अकेला हूँ, मेरा जो भाई है वो फैसलाबाद में होता है, तो मैंने कहा 2-3 घंटे पहले ही उसको अर्ली इतला कर दूं ताकि वो 2 घंटे में फैसला 2-2.5 घंटे में फैसलाबाद से लाहौर पहुंच जाए, ताकि जब ये शोर मचे ना, जब पुलिस आए सारा मामला तो उस वक्त मेरे साथ मेरा भाई स्टैंड करे। तो वही हुआ कि उसका भाई आ गया, उसके भाई ने पुलिस को भी टैकल किया, सबको किया कि मेरे भाई की बीवी कत्ल हो गई है, भतीजी मेरी कत्ल हो गई है, आप लोग मेरे भाई को डिस्टर्ब ना करें। जिसकी वजह से पुलिस पीछे पीछे रही और ये जो है ना अपनी वारदात में कामयाब रहा। लेकिन एंड पे आके पुलिस कहती है कि ये सारे सबूत होने के बावजूद हम इस पे हाथ नहीं डाल रहे थे कि कोई पक्का सबूत मिले। फिर हमने इसका दोबारा से इंटरव्यू किया। हमने कहा कि उस रोज तुमने किया क्या था अपनी बीवी के साथ बैठ के। तो उसने कहा जी कि मैं ना अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था, हम दोनों ने पराठे और चाय के साथ खाना खाया, नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैं अपने ऑफिस चला गया और मेरी बीवी घर में थी, पीछे से उसको किसी ने कत्ल कर दिया। कहता ये बयान ना इसका रिटर्न था, सारा कुछ लिखा हुआ था इसने और बयान रिकॉर्ड कराया हुआ था। हमने जब इस बयान को साथ किया और वो खातून का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिजवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट गई ना, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है। वो केमिकल एग्जामिनर की जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उस रोज वो खातून पिछले 14 घंटे से भूखी थी, यानी उसने रात का खाना खाया हुआ था और वो भी 6-7 बजे, और अगले दिन 8, 8:30 कत्ल होने तक उसने कुछ नहीं खाया हुआ। इसने बयान दिया था कि हम दोनों ने एक जगह पे बैठ के दोनों ने ऐसे स्टूल रख के तो इकट्ठे ही जो है ना पराठे और आमलेट के साथ नाश्ता किया था। अब उस खातून का जो है ना मैदा ही खाली था, यानी उसने एक नवाला भी नहीं लिया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो रोटी थी ना, इससे हमें साबित हुआ कि रोटी का ये झूठ बोल रहा है, उसकी बीवी ने रोटी खाई नहीं थी। इससे फिर हमने इसको गिरफ्तार कर लिया और फिर इसके भाई वाला मामला निकला, फिर भाई वाले मामले से तीसरा मामला निकला, तो इसको बुनियादी तौर पर रोटी ने पकड़ाया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा इसने मुझे इंटरव्यू में भी यही कहा था, और ये इसकी बीवी ने इसको मरते दम ये कहा था कि तुम पकड़े जाओगे, और कौन पकड़ाएगा, रोटी। तो फिर मैंने अपना एक और फीचर लिखा इस पे, जिसका मैंने फिर टाइटल दिया रोटी, कि एक रोटी ने मुलजम को कैसे पकड़ा दिया। तो इस तरह ये मुलजम जो है ना वो पकड़ा गया और फिर इसका केस अदालत में गया और इसको अदालत की तरफ से भी जो है वो सजाए मौत सुनाई गई। तो ये जो मुलजम की कहानी थी ना, ये एक ऐसी कहानी है कि मुलजम जो है ना वो, उससे मैंने एक आखिरी सवाल किया, यार मैंने कहा जमील तुम मेरे पास भी आते रहे हो, तुम क्या मुझे धोखा दे रहे थे, अपने आप को धोखा दे रहे थे, या पुलिस को धोखा दे रहे थे। देखो, और फिर उन्होंने कहा कि हमने ये किया कि इसके इस चक्कर में हमने इसकी जो बच्ची थी उसका डीएनए कराया और इस मुलजम का भी डीएनए कराया। तो उससे साबित हुआ कि वो जो छोटी बच्ची थी वो इसी की थी, जमील की, इसकी अपनी औलाद थी, जिस पे इसने शक किया और डीएनए में ये उसका वालिद साबित हुआ। तो जो शक का बीज इसके जहन में आया था, उसने इससे इसकी बीवी और बच्ची तो कत्ल करा दी, लेकिन वो एक मुजरम भी बन गया। लेकिन बात यह है कि मुजरम को पकड़ाया किसने, रोटी ने। और रोटी के बाद वो जब पकड़ा गया तो मुझे उसकी बीवी की बातों पे तो बड़ा फिर बाद में याद करके तरस आया कि उस बेचारी ने तो उसको सच बताया था, लेकिन इसने यकीन नहीं किया और आज खुद भी मुजरम बन के जेल की सलाखों के पीछे चला गया। तो इसके साथ ही हमारी आज की जो सच्ची कहानी है ये ख़त्म होती है और हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इजाज़त में बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।